नवी परिभाषा नवी हो मंथना तुम्ही आशा नवी भाषा नवी परिभाषा नवी वाट नवी ही प्रबोधनाची कल्पना संकल्पनाची नवीन विचार प्रणालीची ही दिशा भविष्याची मंथन 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 मंथन। नमस्कार, सोलापूर वृत्तदर्शनच्या मंथन या कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत। श्रोते हो, काल आपण डॉक्टर श्यामसुंदर गुप्ता यांच्याशी गप्पा मारल्या। त्यांनी निसर्गोपचार पद्धती त्यांना कसा त्याचा फायदा झाला ते सांगितलं। कॅन्सर सारख्या आजारातून 2 किडन्या फेल झाल्या होत्या, त्याच्यातनं सुद्धा ते बरे झाले आणि त्यांना एक चांगलं आयुष्य जगायला मिळालं। ही निसर्गोपचार पद्धती नेमकी काय आहे, आपण ती पथ्य कशी पाळली पाहिजेत, ही पद्धती नक्कीच लागू पडते का, या बाबतीत आज त्यांच्याशी आपण गप्पा मारणार आहोत। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर, कल आपने बताया निसर्गोपचार पद्धति से आपको ये 15 बरस बोनस के रूप में मिल गए, लेकिन ये निसर्गोपचार पद्धति जो है उसका डाइट कैसा रहता है डायबिटीज पेशेंट, कैंसर पेशेंट के लिए? फूड थेरेपी, ऐसा वो लाइव फूड थेरेपी जो बोलते हैं, वो कैसी है? डायबिटीज़ के अपने भारत में काफ़ी लोग हैं जिनकी संख्या लाखों में है, लाखों में नहीं कहना चाहिए, और देखा जाए तो करोड़ों में है। उनके लिए मैं सुबह से शाम तक का एक दिनचर्या बताना चाहता हूँ। अगर उस डाइट को फॉलो करते हैं तो जीवन में उनको उनकी इंसुलिन मेडिसिन भी छूट सकती है और ताउम्र वो बढ़िया रह सकते हैं। डायबिटीज जा सकता है? डायबिटीज जाने की बात तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन कंट्रोल हो जाता है। हाँ, डायबिटीज़ जाने का इस तरह से हो जाता है, यदि हम कहते हैं किसी व्यक्ति को कि आपकी डायबिटीज़ चली गई तो वो वापस पुराने खाने पर आ जाता है, जिसकी वजह से उसको डायबिटीज़ हुई है। हाँ हाँ। तो वस्तुतः जो परेशानी है वो ये है कि जो आज नॉर्मल खाना चल रहा है वही वस्तुतः गलत है। हाँ। और उस गलत खाने पर वापस, जैसे ही आपने कहा उसको कि डायबिटीज़ ख़त्म हो गई, वो वापस उस खाने पर लौटना चाहता है। हाँ। इसलिए हमारा सोच ये बना है कि कोई भी बीमारी कंट्रोल हो सकती है, वो समाप्त नहीं हो सकती। समाप्त इस तरह से नहीं हो सकती कि एक बार शरीर डिस्टर्ब हुआ है, हाँ, तो उसको वापस आप चाहें कि फिर उसका मिसयूज़ कर सकें तो आप नहीं कर सकेंगे। हाँ। डायबिटीज़ के लिए सुबह से शाम तक का मैं एक प्रोग्राम चार्ट सब लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। सुबह वो उठें, 2 गिलास गर्म पानी पिएं, उसमें अगर 25 ग्राम जौ डालकर उसको उबाल लें तो बहुत अच्छा है। उसमें 11 तुलसी के पत्ते हों, ये मोशन से पहले हो जाए। इसके बाद शौच क्रिया के बाद वो किसी भी पेड़ के पत्ते अगर 8-10 पत्ते खाते हैं तो उससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। पेड़ कोई बिलपत्र का हो सकता है, आंवले का हो सकता है, पीपल का हो सकता है, नीम का हो सकता है, इस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यदि डायबिटीज़ के रोगी गेहूं के ज्वारे का रस लेते हैं तो बहुत फ़ायदा करेगा उनको। नाश्ते में वे आधा किलो पपीता और 1 गिलास छाछ अगर लेते हैं, आधा किलो पपीता, हाँ, और 1 गिलास छाछ लेते हैं तो ये नाश्ते बेहतर रहेगा। इसके साथ वो चाहें तो 30 ग्राम अंकुरित मेथी दाना ले सकते हैं, या वो अगर कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि जो दोपहर में उनका खाना होता है तो चाहे तो जौ का दलिया ले सकते हो, जौ की थुली या जौ की राबड़ी, जौ की महिरी बोलते हैं जिसको। जौ को छाछ में उबाल लें, जौ के आटे को, और उसमें सब्जियां डाल दें और वो नाश्ते में ले सकते हैं। इसके बाद भोजन में वो मिक्स आटे की रोटी खाएं। नॉर्मली हमारे डॉक्टर्स या दूसरे जो डाइटिशियंस बताते हैं गेहूं चना जौ की, मैं उसकी जगह प्रेफर करता हूँ जौ, ज्वार और मक्का, इन तीनों का मिक्स हो, और बराबर मात्रा में भी हो सकता है, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। विशेष रूप से जौ अगर ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। वो रोटी आटा जो रहता है उसको पानी के बजाय छाछ में गूँथें या किसी रस में गूँथें,
वस्तुतः अगर ये हो जाए कि जैसे हम आलू के पराठे, मेथी के पराठे खाते हैं, उसी तरह आपकी आलू की रोटी हो, मेथी की रोटी हो, पालक की रोटी हो, टमाटर की रोटी हो, तो सब्जी वाली रोटी हो और सब्जी आपकी रसेदार हो। हाँ। सब्जी रसेदार पानी से भी हो सकती है, दूसरा आप छाछ से रायता भी बना सकते हैं, या आप कढ़ी भी बना सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपने खड़े चने का बेसन जो है उसमें डाल दिया तो आपकी कढ़ी तैयार हो जाती है। तो आप लोग कभी लौकी की कढ़ी खा सकते हैं, कभी भिंडी की कढ़ी खा सकते हैं, कभी गिल की, नेनोई, तुरई की खा सकते हैं, या कद्दू की खा सकते हैं। हाँ। इसके साथ 100-150 ग्राम सलाद जरूर हो, 30 ग्राम अंकुरित मेथी दाना या चौंला। आप जो कहते हैं अंकुरित मेथी दाना खाना चाहिए, वो कड़वा होगा ना? नहीं, कड़वा नहीं, कसेला होता है। हमारे जो 9 रस होते हैं उसमें इस रस की भी बहुत आवश्यकता है। कसेला और कड़वा 2 रस हमने छोड़ दिए हैं। हाँ। ये रस छोड़ने के कारण ही हमारे शरीर का रिदम बिगड़ा है। अगर ये वापस हमारे उसमें डाल दें, बिल्कुल आप मीठा खाइए, तीखा खाइए, सब कीजिएगा, लेकिन कड़वा और कसेले रस को भी अपने भोजन में स्थान दीजिए। डायबिटीज शक्कर ज्यादा खाने से होता है? नहीं, ये रिसर्च भी हुई है WHO से भी कि मीठा खाने से डायबिटीज नहीं बढ़ती है। फिर मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती है। वस्तुतः मीठा खाने से आपके शरीर के अंदर फैट्स, वसा बढ़ती है, मोटापा आता है, वो मोटापा डायबिटीज का कारण बनता है। हाँ। लेकिन हमारे जनरल भ्रम ये है कि कोई कुछ भी मीठा खाएंगे, मीठे फल खाएंगे या मीठी कोई चीज़ खाएंगे तो डायबिटीज़ बढ़ती है। हाँ। यदि आप डायबिटीज़ होते हुए और टेंशन अगर आपका कम है और आप दुबले पतले हैं तो आप मीठा खा सकते हैं। डायबिटीज का ये जो आपने चार्ट बताया, कैंसर पेशेंट के लिए ऐसा चार्ट है आपके पास? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ये डायबिटीज़ का चार्ट मैं 2 मिनट में पूरा कर देता हूँ। इसके बाद दोपहर में 3-4 बजे हमारे यहाँ चाय वाय का सिस्टम रहता है। उसकी जगह हम कहते हैं आप गाजर का जूस ले लीजिए, पाइनएप्पल का जूस ले लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, आप चाहें तो नींबू पानी, काला नमक ले सकते हैं डायबिटीज़ के लिए। और शाम को यदि रोटी ना खाते हुए, सुबह आप रोटी सब्जी अलग अलग खा रहे हैं, शाम को यदि रोटी सब्जी मिक्स करके खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। रोटी सब्जी मिक्स करने का मतलब ये है कि आप दलिया या थूली में सब्जियां डाल दीजिए, सलाद डाल दीजिए और दही के साथ खाइए, या राबड़ी बना लीजिए, छाछ में दलिए को छाछ में उबाल लीजिए, उसमें सब्जियां और ये डाल सकते हैं। आप चाहें तो मौसमी फल भी डाल सकते हैं, अनारदाना डाल सकते हैं, कभी अमरूद के टुकड़े डाल सकते हैं, कभी अंगूर के टुकड़े डाल सकते हैं। 1 मिनट डिस्टर्ब करती हूँ डॉक्टर। दूध और दही ये चलता है निसर्गोपचार पद्धति में? दूध को पचाने के लिए शरीर को ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जबकि दही को पचाने के लिए शरीर को 1/10 एनर्जी भी नहीं लगती है। इसलिए दही सुपाच्य है। दूध को पचाने, दूध चूँकि संपूर्ण आहार है, यदि आप दूध 1 कप या 1 गिलास लेते हैं, उसका मतलब है संपूर्ण आहार कि उस दिन आपको इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। हाँ। वस्तुतः हम ऐसा करते नहीं हैं। हम सुबह नाश्ता भी करते हैं, दोपहर में खाना भी खाते हैं, शाम को फुल डाइट लेते हैं और रात को फिर 1 गिलास दूध पीते हैं। हाँ। तो शरीर पे कितने खाने हो गए आपके, कितना भोजन हो गया, इतना ओवर डाइट होता है जिससे डाइजेशन पर लोड पड़ता है। ऐसे ही रात को सोने से पहले आप फिर वो जौ का पानी ले लीजिए। हाँ। ये डायबिटीज के लिए हो गया। हाँ। कैंसर के लिए पकवा आहार पे मना किया जाता है। पकवा आहार से कैंसर के जीन्स बढ़ते हैं। पकवा आहार से कैंसर, जो पकवा आहार है, जो भोजन है, वो शरीर को लगता नहीं है, वस्तु तो वह वैसे ही निकल जाता है। और अपक्वा आहार से कैंसर जीन्स की बढ़ोतरी रुकती है। तो इसलिए कैंसर पेशेंट का जो भोजन है वो इस तरह से हो कि सुबह वो जौ का पानी ले ले या सादा पानी ले ले, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दे, फिर 7:30 बजे करीब सुबह गेहूं के ज्वारे का रस ले ले, 8:30 बजे 9 बजे जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें किसी भी मौसमी फल ले सकते हैं। आधा किलो अमरूद है, जामफल है, या आप अंकुरित मेथी दाना, मूंग, मोठ, चौंला ले सकते हैं। इसमें आप गुड़ इमली का रस डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं, तो ये बहुत टेस्टी बन जाता है। ये आप ले सकते हैं। फिर 1 गिलास छाछ ले लें या 1 गिलास लौकी का रस ले लीजिए। उसके खाने में वो सलाद 150-200 ग्राम हो, अंकुरित 50-60 ग्राम हो,
इसके अलावा लौकी, गिलकी या तुरई जो सब्जियां उसको पीस कर दही में डाल दें, और उसमें आप काला नमक, काली मिर्ची, हींग, हल्दी, सौंफ, अजवाइन ये सब डाल सकते हैं, तो ये टेस्टफुल बन जाता है। हाँ। गुड़ इमली का रस या जो अपनी साउथ इंडियन चटनी होती है, नारियल की चटनी, नारियल मूंगफली की चटनी, उसका यूज़ कर सकते हैं। और दोपहर में एक नारियल पानी हो, कोकोनट वाटर, टेंडर कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है, इसमें ये मिनरल और विटामिन से भरपूर रहता है। ये 3 साढ़े 3 बजे करीब हो। शाम को फिर यही सुबह वाला रिपीट कर सकते हैं, या कोई भी आधा किलो फल खा सकते हैं, और रात को सोने से पहले फिर जौ का पानी पी लें। ये अगर है उसकी, तो जीवन तो पता नहीं है कि ईश्वर कब तक किसका रखता है, लेकिन वो जब तक जिंदा रहेगा कैंसर पेशेंट्स, उसको दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अपने शरीर को वो मेंटेन कर सकता है। लाइव फूड थेरेपी जो आपने बताई, उसमें नमक, मिर्च और शक्कर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नमक में हम लोग काला नमक या सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि ये रॉक सॉल्ट है, ये प्राकृतिक है। जो हम आयोडीन वाला नमक यूज़ करते हैं या जो नमक दूसरा यूज़ कर सकते हैं, इसको मना है। आयोडीन वाला नमक ये यूज नहीं करना चाहिए। आयोडीन वाले नमक से किडनी खराब हो रही है आजकल। हाँ। किडनी पे काफ़ी असर हो रहा है। दूसरा आयोडीन नमक की जो हम बात करते हैं, आयोडीन तो उड़ जाता है, ये तो वेपराइजेशन इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये तो अपन लेकिन ये नमक तो इतना सफ़ेद अच्छा लगता है, इसलिए हम वो दूसरा नमक नहीं ना खाते। ये सोचने की बात है कि ये मानव जीवन हजारों साल पुराना है, शायद और ज़्यादा हो गया है। उस समय आयोडीन वाले नमक का किसने यूज़ किया था? आपका वही सादा नमक, डल्ले वाले नमक का ही उपयोग हुआ था। तो क्या उस समय लोग बीमार थे, या लोगों को आवश्यकता थी क्या नमक की? ये नमक भी हमारे समाज में है। यदि आप ऋषि मुनियों की बात करें जो हिमालय पर या कहीं, वहाँ नमक उनको क्या मिलता था? वो तो कंदमूल खाते थे। बिना नमक के उन्होंने कितने साल तक जिंदगी इसी तरह बिताई होगी। तो नमक हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी यदि हमारे नमक में हमारे दिमाग लगता है तो आप साइट्रस फूड लीजिए, खट्टे मीठे फल जिसमें नमक रहता है, सब्जियों में रहता है, हमारे पालक है, मेथी है, इसमें नेचुरल साल्ट रहता है, इसलिए अतिरिक्त नमक की हमें आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कैंसर, डायबिटीज और कौन सी बीमारी के लिए अपन लाइव फूड थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं? लाइव फूड थेरेपी सभी बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रॉम कोल्ड टू कैंसर, अस्थमा, गठिया, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज के लिए, रेस्पिरेटरी डिसीज के लिए, जो श्वसन तंत्र की बीमारियां होती है, इन सब के लिए यूज़ की जा सकती है। और यदि व्यक्ति 1 वर्ष तक इसका उपयोग करे तो वो अपने आप में खुद रिजल्ट देखेगा। हार्ट डिसीज के लिए थेरेपी में जो चार्ट है वो है? हार्ट डिसीज में बिल्कुल है। हार्ट डिसीज में मूल रूप से अभी चल रही है लौकी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है पूरे देश में। हाँ। अगर हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम, अगर किसी को बाईपास सर्जरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, यदि वो व्यक्ति रोज 8 गिलास लौकी का रस लेवे और 3 महीने तक, तो उसकी बाईपास की समस्या खत्म हो जाती है। और वही डॉक्टर के पास वापस चेकअप कराता है तो डॉक्टर बोलता है अच्छा हो गया है। ऐसे इंदौर में हमारे एक सोनेजा जी हैं जो सब जगह प्रवचन देते हैं, उनकी ये स्थिति बनी थी कि मुझे बाईपास सर्जरी नहीं करानी है। उन्होंने पूरा 8 गिलास लौकी का रस, 8 से 12 गिलास तक आ गए थे वो, और लौकी का रस लिया और 3 महीने में ओके हो गए। हालांकि वो वापस नॉर्मल डाइट पर आ गए हैं, लेकिन अपने आप को बड़ा ऊर्जावान महसूस करते हैं। आपने जो निसर्गोपचार पद्धति का जो मिट्टी के लेप का जो बात कही, वो मिट्टी का लेप क्या होता है, वो जरूरी है? हम तो हमारा शरीर स्नान के वक्त हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, और वो मिट्टी का लेप से अच्छा नहीं लगता ना स्नान के वक्त मिट्टी का लेप करने से। उस मिट्टी की विशेषता क्या है? मिट्टी में सारे गुण हैं। आपके शरीर में जो इचिंग होता है, जो दर्द होता है या सूजन रहती है, वो ये सब मिट्टी सोख लेती है। वस्तुतः हमारे शरीर में जो दर्द, सूजन जो होती है, ये खून की नलियों में रुकावट आती है, खून के प्रवाह में जो रुकावट आती है, ब्लड सर्कुलेशन में, उसकी वजह से ये सूजन आती है, और उसी की वजह से सारी आपकी बीमारियां होती है। यदि रक्त का प्रवाह शरीर में सामान्य रहता है तो आपको कोई भी डिसीज नहीं होगी, और हर आर्गन या हर अंग अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करता है। हाँ। तो रक्त के प्रवाह को सामान्य बनाने के लिए ये मिट्टी स्नान बहुत फायदा करता है। मिट्टी औषधि होनी चाहिए? मिट्टी औषधि है।
साबुन का इस्तेमाल भी अभी पिछले 100-150 सालों से अपनी दुनिया में हो रहा है। इसके पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे? कुओं में, नदियों में ये मिट्टी तो लगाते थे साफ करने के लिए। मिट्टी से हमारे जो रंध्रकूप हैं, जो पोर्स हैं, स्किन पोर्स, ये बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। और साबुन में चूँकि कास्टिक सोडा रहता है, उससे ये ब्लॉक हो जाते हैं। तो साबुन किसी भी दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। वो मिट्टी का लेप जो है वो दिन में कितनी बार लगाना पड़ता है? एक बार लगाने से अच्छा हो जाता है? मिट्टी का लेप कुछ नहीं, नहाने के पहले आप लगा लीजिए। जरूरी नहीं कि आप रोज लगाएं, कोई आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में एक दिन फिक्स कर लें। जो स्वस्थ लोग हैं, जो अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, वो सप्ताह में संडे इज द हॉलीडे के दिन अपने शरीर को भी आराम दें। उस दिन अगर मिट्टी का लेप लगाते हैं तो उनकी स्किन अच्छी हो जाती है, अगले सप्ताह के लिए वो चार्ज हो जाते हैं। निसर्गोपचार पद्धति के बारे में आप जो बता रहे हैं, अब एड्स के बारे में हम इतना सोचते हैं, इतना बोलते हैं, तो ये जो निसर्गोपचार पद्धति एड्स के रोगियों के लिए इस्तेमाल करनी अच्छी होगी? एड्स के रोगियों को इसमें जीवन तो नहीं बचा पाए हैं उनका, काफ़ी लोगों पे प्रयोग हमने किए हैं। हाँ। लेकिन उनकी लाइफ जब तक रही है तब तक कमजोरी से विभूषित नहीं रहे। उन्हें हमेशा ताकत लगी है, उन्हें ताकत महसूस हुई है जब तक वो जिंदा रहे। एक्चुअली एड्स कुछ नहीं है, आपके शरीर में जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है उसकी कमी है। एड्स का एक ही मतलब है कि आपका शरीर अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास की जो नेगेटिविटी है उससे प्रतिरोध नहीं कर पा रहा है। बस एड्स का इतने, अपनी प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये जो प्राकृतिक आहार है या ये प्राकृतिक चिकित्सा है, ये उसको हेल्प करती है। प्राकृतिक चिकित्सा वस्तुतः कोई चिकित्सा नहीं है, ये इसी तरह से जब आपने घर को जैसे आप साफ रखते हैं झाड़ू से, कभी कभी आप पानी से साफ करते हैं, उसी तरह आपके अंदर के शरीर को भी इसी तरह आपको साफ करना है। तो उसमें ये मिट्टी की पट्टी फायदा देती है। एनीमा की जो बात करते हैं, एनीमा से काफी लोग डरते भी हैं कि एनीमा लगाने से आदत खराब हो जाएगी, कमजोरी आएगी। वस्तुतः एनीमा है क्या? वो एक पार्ट होता है जिसमें कुछ पानी होता है या कभी कोई द्रव होता है या किसी पेड़ के पत्तियों का पानी होता है। उस पानी को आपकी आंतों में ले जाया जाता है। हाँ। साइफन सिस्टम के माध्यम से, ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से, और अंदर वो आपके उस आंतों को धोने का काम करता है वो पानी। और जब वापस प्रेशर होता है तो उस स्कम जो जमा हुआ है अंदर, जो ये काई जैसा जमा हुआ है, वो बाहर निकल जाता है। तो एनीमा सफाई करता है। एनीमा लगता है सुबह आप सोच कर लें, इसके बाद आपके शरीर में जो रह गया है, आंतों में जो रह गया है, उसको साफ करता है। तो एनीमा तो क्लींसिंग एजेंट है। जब अपचन होता है, अन्न ठीक तरह से पचन नहीं होता, उस वक्त जो सोडा लिया जाता है, निसर्गोपचार पद्धति क्या कहती है? इसमें निसर्गोपचार पद्धति या डाइट थेरेपी की भी बात करें तो यह है कि आप जो भी भोजन करें वो चिकना ना हो, एडेसिव फूड ना हो। हाँ। हम नॉन एडेसिव फूड लेंगे तो उसमें रफेज होंगे, फाइबरस फूड होगा, वो एक तरह से झाड़ू का काम करता है। तो इसीलिए जो सब्जियां, सलाद और फल जो हैं, ये फाइबरस भी हैं और पोषण भी देते हैं। ये सफाई भी करते हैं और ताकत भी देते हैं। तो जब ये भोजन आप लेते हैं तो आपको पोषण भी मिल गया और आपकी सफाई भी हो गई। और सफाई है तो कोई बीमारी नहीं है। तो नेचुरोपैथी सफाई की बात करती है। इसी तरह इस नेचुरोपैथी में भाप स्नान होता है। एक बॉक्स में बिठा देते हैं, उसमें भाप देते हैं। क्योंकि आजकल मेहनत नहीं हो रही है जिसकी वजह से पसीना आ सकता था, उसका दूसरा रास्ता शॉर्टकट में ये है कि आपको बॉक्स में बिठा दिया जाए, 10 मिनट में पूरे स्किन पोर्स आपके क्लियर हो जाते हैं, पूरा भाप से हो जाता है शरीर अच्छा दिन, और स्किन के ये पोर्स फैल जाते हैं। जब ये फैल जाते हैं तो इसमें जो कचरा है वो बाहर आ जाता है, और फिर इसके बाद फिर ठंडे पानी से नहाने का बोला जाता है। शावर के नीचे तो एक बार सफाई हो गई, इसके बाद जैसे ही आप ठंडे पानी से किया ये स्किन सिकुड़ जाती है, तो ये लॉक हो जाता है। तो ये स्किन की एक्सरसाइज भी हो गई। जब गर्म पानी या भाप या गर्म उपचार आपने किया तो स्किन का फैली वो, उसमें से कचरा बाहर निकला, फिर आपने ठंडे से किया तो लॉक हो गया। तो जिस तरह से गर्म ठंडा सेक सर्दी गर्मी हो जाएगी, हमारे जनसाधारण में ये भ्रामक धारणा है कि गर्मी सर्दी नहीं होना चाहिए एक साथ।
लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में या प्राकृतिक इसमें ये बताया जाता है कि आप पहले गर्म करिए फिर ठंडा करिए। बौद्धिक स्ट्रेंथ तो है ना, श्रम नहीं होते, शारीरिक श्रम तो नहीं होते अब, लेकिन बौद्धिक स्ट्रेंथ, बौद्धिक श्रम तो बहुत होते हैं। तो जो पसीना आता है, आप जो बोले ना अभी, तो बौद्धिक स्ट्रेंथ के लिए क्या है? मन शांत रहना चाहिए, बौद्धिक स्ट्रेंथ तो कम होना चाहिए। निसर्गोपचार पद्धति में ऐसा कोई उपचार है जो मन शांत हो, ऐसा कोई? यदि शरीर में अगर गर्मी नहीं होगी, एक्स्ट्रा गर्मी की आवश्यकता तो शरीर को पड़ती है, तो उसके सिस्टम को चलाने के लिए गर्मी आवश्यक है। गर्मी यानी ऊर्जा बोलते हैं ना आप? ऊर्जा कह सकते हैं, लेकिन ऊर्जा गुड और बैड लेवल दोनों लेवल की होती है। गुड लेवल की ऊर्जा आपके शरीर के तापक्रम को मेंटेन करती है, और बैड लेवल की जो होती है वो, जैसे आपके बॉडी को टेम्परेचर मान लो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, और लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो आप अनईजी महसूस करते हैं। तो अगर आपके शरीर का तापक्रम अंदर का बढ़ता है तो निश्चित रूप से बौद्धिक क्षमता पे असर गिरता है, और बौद्धिक क्षमता आपकी कम होगी या अनइजीनेस होगा, आप जो कार्य करना चाहते हैं उसमें आपकी एकाग्रता नहीं बनेगी। इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसा भोजन करें जो करें और विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर वो आपकी बड़ी आंत के माध्यम से जो एक्सक्रीटा है वो बाहर भी निकल जाए। यदि वो अंदर रह जाता है तो निश्चित रूप से आपका भोजन गड़बड़ है। आप जो निसर्गोपचार पद्धति बताते हैं लोगों को, लोग कन्विंस होते हैं? इसमें पिछले 12 सालों से ये देखा है कि जो व्यक्ति जितनी कठिनाई में है वो उतना प्रतिशत बात मानता है। यदि अगर आदमी स्वस्थ है तो वो इसका एक तरह से हल्के लेता है कि उन्होंने कहा इससे क्या होता है। लेकिन व्यक्ति किसी परेशानी में है या क्रॉनिक डिसीज से है, मान लो उसको गठिया हो रहा है और उसके हाथ पैर मुड़ रहे हैं और वो चाहता है किसी तरह अच्छा हो रहा है, तो वो पूरी तरह से पालन करता है। जैसे कैंसर की स्थिति आ गई, जब लास्ट स्थिति आ गई है तो उसमें स्थिति मरता क्या ना करता उस स्थिति में, जैसे मैंने भी लास्ट में ही उपचार लिया था सारा बॉम्बे से होने के बाद, सब जगह से जब निराश हो गए थे, इसके बाद ही मैं भी मजाक के रूप में ही गोरखपुर गया था। बस केवल ये है कि मुझे अपने ईश्वर के पास जाना है, लेकिन मुझे वहां से ये वरदान स्वरूप मिली है चीज। ये केंद्र कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में और शोलापुर में? महाराष्ट्र में शोलापुर में हमारे महेंद्राकर जी कर रहे हैं, क्रांतिवीर महेंद्राकर जी काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके बाद पुणे के पास उर्ली कांचन में महात्मा गांधी ने सन 1947 में ये केंद्र खोला था, फिर बालकोबा भावे ने चलाया था, विनोबा भावे के जो भाई हैं। इसका लोनावाला में है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अरियाल टेकरी में तुकाराम दादा ने भी काफी अच्छा डेवलप किया है। इस तरह काफी सेंटर्स महाराष्ट्र में हैं, यहीं पूरे देश में हैं। एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और निसर्गोपचार पद्धति महंगी पड़ती है या सस्ती? निसर्गोपचार पद्धति में वस्तुतः यदि हम अपने खाने पर कंट्रोल करें तो एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर के पास जाना, ये जो तज्ञ है उनके पास जाना, उनसे सलाह लेना, वो महंगा है या सस्ता? निसर्गोपचार में तो सस्ता है सारा, क्योंकि जो व्यक्ति निसर्गोपचार में आया है वो किसी न किसी अपनी ही बीमारी की वजह से आया है, या अपने रिश्तेदार की किसी को खोया है उसने, उस वजह से आया है। निसर्गोपचार में वस्तुतः मन से कोई बहुत कम लोग आए हैं जिन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई है। तो यहाँ आदमी जो निसर्गोपचार में लगे हुए हैं वो एक तरह से मिशन के रूप में लगे हुए हैं। तो जो लोग रोगी आते हैं उनके साथ बहुत स्नेह से बातें होती है, उन्हें अच्छी तरह से समझाया जाता है, उनको सारी कारण सब तरह से बताया जाता है, कार्य कारण क्यों हुआ, कैसा हुआ। इतना टाइम हमारे उन डॉक्टर्स के पास नहीं रहता है जो समझा सकें। अब सभी देश तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रगत हो गए हैं, परदेश में जाने का जो चांस मिला है, तो परदेश के लोगों को कन्विंस हुआ है निसर्गोपचार पद्धति? जी, महसूस हुआ है उन्हें। अच्छा लगा है, ये परिदृश्य बदल रहा है। आप देखिए कि आज से 5 साल पहले योग और आसन कितने लोग जानते थे और कौन करता था, लेकिन एक रामदेव महाराज हुए हैं
जिन्होंने पूरी क्रांति ला दी है। पहले भारत में क्रांति लाए, अब सारी दुनिया में ला रहे हैं। अभी पिछले महीनों में वो लंदन भी गए, अमेरिका भी गए, तो कितना परिदृश्य बदलता जा रहा है। अब लोग घर घर में थोड़ा पालन भी कर रहे हैं, खाने में भी उन्होंने सुधार किया है। आज से 10 साल पहले के आप न्यूज़पेपर्स में देखेंगे तो उसमें स्वास्थ्य के बारे में इस तरह की जानकारियां नहीं आती थी जिस तरह आज सब न्यूज़पेपर्स भी दे रहे हैं। क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये पूरा परिदृश्य बदल रहा है, पूरे विश्व का बदल रहा है। आगे का आने वाले समय में ये सदी प्राकृतिक जीवन की ही होगी, क्योंकि लोग इतने एलर्जिक हो चुके हैं दवाइयों से, इंजेक्शन से, कि वो स्वतः प्रवृत्त होंगे, लेकिन थोड़ा चोट खाते हुए हो रहे हैं। जो लोग अभी शोलापुर के जो मंथन देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको जाते जाते कुछ संदेश दीजिए। सभी अच्छे लोग हैं। शोलापुर में मुझे बहुत अच्छा लगा है। संदेश, मेरा जीवन ही मेरा संदेश जैसा है जो आपने सुना है। जिस धारा पे मैं बह रहा हूँ या जिस धारा में मैं कार्य कर रहा हूँ, यदि यही कार्य, यही खाना अगर आपका होता है तो आपके जीवन में भी सुधार होगा। क्योंकि सब चीज़ें बदल सकती है, लेकिन शरीर मरने के बाद ही बदलता है। पहला सुख निरोगी काया, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। पहला सुख निरोगी काया ध्यान रखें, जीवन में फिर आनंद ही आनंद है। श्रोते हो, आता आपण डॉक्टर श्यामसुंदर गुप्ता यांच्याशी गप्पा मारल्या। त्यांनी निसर्गोपचार पद्धतीमध्ये काय काय खावं आणि काय खाऊ नये हेही सांगितलं। आणि जर आपल्याला छान जगायचं असेल, आपलं शरीर निरोगी ठेवायचं असेल, तर निसर्गोपचार पद्धतीप्रमाणे आपण आपलं जेवण, आपलं खाणं हे ठेवलं पाहिजे, तर जग सुंदर आहे। प्रत्येक माणूस हा जर निरोगी राहिला, आरोग्यदायी राहिला, तर त्याच्याबरोबर त्याच्या घरच्यांचंही आयुष्य सुंदर होऊ शकतं, असा एक चांगला संदेश त्यांनी आपल्याला दिलाय। डॉक्टर, आज आपण इथे आलात, वृत्तदर्शन परिवारातर्फे आपले हार्दिक धन्यवाद। मंथन मंथन मंथन।